हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी की एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में। अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी की, तो हमें किस तरह से प्रेजेंट करना है और उसके बारे में क्या क्या हमें पता होना चाहिए, इसकी बात हम करेंगे। सो नॉर्मल कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, ये पहले से हम सबको पता है। कोई भी ऐसी कंडीशन जो इसकी एनाटॉमी या फिजियोलॉजी को इफ़ेक्ट करती है, वो इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी इफ़ेक्ट करेगी, उसकी वजह से इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो सकती है। तो कॉमन कारण क्या हो सकते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी के लॉस होने के? कॉर्नियल एडिमा हो सकता है, कॉर्निया ड्राई हो सकता है, कॉर्निया में डिपोजिशंस हो सकती हैं, उनकी वजह से हो सकता है। इन्फ्लेमेशंस ऑफ कॉर्निया, कॉर्नियल डिजेनरेशंस, डिस्ट्रॉफीज ऑफ कॉर्निया, वेस्कुलराइजेशन ऑफ कॉर्निया एंड स्कारिंग ऑफ कॉर्निया। नेक्स्ट अब हम इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉर्नियल एडिमा के बारे में। सो नॉर्मल वाटर कंटेंट जो है कॉर्निया का वो 78% होता है। ये जो नॉर्मल वाटर कंटेंट 78% है, ये एक बैलेंस में कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्यों रहता है, कैसे रहता है कांस्टेंट? कुछ फैक्टर्स हैं जो खुद बैलेंस होके इसको कांस्टेंट रखते हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? दो तरह के फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर वो जो वाटर को कॉर्निया में लेकर आता है, और दूसरा फैक्टर वो जो वाटर को कॉर्निया से लेकर जाता है। तो वो फैक्टर जो वाटर को कॉर्निया में लेकर आते हैं, उनमें दो चीज़ें आती हैं। पहला है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर और दूसरा है स्वेलिंग प्रेशर ऑफ द स्ट्रोमल मैट्रिक्स, जो कि कितना होता है 60 mm ऑफ Hg। दो फैक्टर्स हमने कहा जो पानी को कॉर्निया के अंदर लेकर आते हैं, वो है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर और स्वेलिंग प्रेशर ऑफ द स्ट्रोमा। उसके बाद अब वो फैक्टर जो पानी को कॉर्निया से बाहर लेकर जाते हैं, उनमें क्या आता है? कॉर्निया की एंडोथीलियम का पंपिंग एक्शन और दूसरा मैकेनिकल बैरियर एपिथीलियम और एंडोथीलियम का। तो दो काम जो है वो एंडोथीलियम के ही हैं मेनली। पहला काम तो एंडोथीलियम का क्या है? एक्टिव पंपिंग एक्शन, और दूसरा एपिथीलियम और एंडोथीलियम मिलकर एक बैरियर बनाते हैं जो कि वाटर को कॉर्निया से बाहर लेकर जाते हैं। तो ये दो फैक्टर्स हो गए जो वाटर के लेवल कॉर्निया में बैलेंस कराते हैं। अब इनमें से किसी भी एक फैक्टर में कोई भी डिस्टर्बेंस आएगी तो दैट विल लीड टू कॉर्नियल एडिमा। जहाँ पर क्या होगा, अगर हाइड्रेशन जो है 78% नॉर्मल थी, अगर उससे ज़्यादा हो गई तो प्रॉब्लम आएगी। दूसरा क्या होगा, सेंट्रल थिकनेस बढ़ जाएगी। और तीसरा क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी। थिकनेस के बढ़ने से ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी, यानी कि ओपेसिटी आएगी। अब कारण क्या क्या हो सकते हैं कॉर्नियल एडिमा के? तीन कारण हो सकते हैं। पहला, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो कि पानी को अंदर लेकर आ रहा था कॉर्निया में, वो बढ़ जाएगा, ये एक कारण है। दूसरा कारण एंडोथीलियल, उसके दो काम थे हमने कहा था। एक तो वो पंपिंग एक्शन कर रहा था और दूसरा क्या कर रहा था, ये बैरियर बना रहा था। और क्या होगा, एंडोथीलियल डैमेज अगर हो गया किसी भी कारण से, अब जैसे मान लो उसमें कोई इंजरी आ गई बर्थ के टाइम, बर्थ ट्रॉमा हो गया, फोर्सेप्स से डिलीवरी करते हुए कोई ट्रॉमा हो गया, सर्जिकल ट्रॉमा ड्यूरिंग इंट्राऑक्यूलर ऑपरेशन, कंट्यूजन इंजरीज एंड पेनिट्रेटिंग इंजरीज। नेक्स्ट, एंडोथेलियल डैमेज कैसे हो सकता है? किसी कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी की वजह से, जैसे कि फर्शस हाई डिस्ट्रॉफी, कॉन्जेनाइटल हेरिडिटरी एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी और पोस्टीरियर पॉलीमॉर्फस डिस्ट्रॉफी। कोई भी डिस्ट्रॉफी होगी उसकी वजह से एंडोथेलियल डैमेज हो सकती है। तीसरा, कोई इन्फ्लेमेशन अगर हुई है उसकी वजह से एंडोथेलियल डैमेज हो सकती है। थर्ड वन है एपिथेलियल का डैमेज होना। ये किसी भी मैकेनिकल इंजरी, केमिकल बर्न्स, रेडिएशनल इंजरी, थर्मल इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी, तीन कॉजेज़ पढ़े हमने। पहला क्या था, हम देख लेते हैं। पहला था इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर का बढ़ जाना, दूसरा एंडोथेलियल डैमेज और तीसरा क्या है, एपिथेलियल डैमेज। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? शुरू में क्या होगा, देयर अकर स्ट्रोमल हेज़। हेज़ का मतलब होता है स्लाइट माइल्ड सी ओपेसिटी। स्ट्रोमा में थोड़ी सी ओपेसिटी आएगी इनिशियली, बहुत थोड़ी सी, विद रिड्यूस्ड विजन। ठीक है। अब इन लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस विद क्रॉनिक एंडोथेलियल फेलियर देयर अकर्स परमानेंट एडिमा विद एपिथेलियल वेसिकल्स एंड बुल्ले फॉर्मेशन, जिनको हम बोलते हैं बुल्लस केराटोपैथी। जिनमें क्रॉनिक एंडोथेलियल फेलियर होगा, बहुत टाइम से लॉन्ग स्टैंडिंग केस होगा इसका, उनमें परमानेंट एडिमा होगा अलॉन्ग विद बुल्ले फॉर्मेशन एंड एपिथेलियल वेसिकल्स, इसको हम बोलते हैं बुल्लस केराटोपैथी।
शुरुआत में क्या कहा था, सिर्फ स्ट्रोमल हेज थी एंड विद रिड्यूस्ड विजन। सेकंड में अब क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में बुलस केराटोपैथी हो गई। अगला क्या है, अलॉन्ग विद एसोसिएटेड फीचर्स क्या होंगे, विल बी मार्क्ड लॉस ऑफ विजन, पेन होगी, डिस्कम्फर्ट होगा, फोटोफोबिया होगा ड्यू टू पीरियोडिक रप्चर ऑफ बुल्ले। जो यहाँ पे बुल्ले बने हुए हैं बुलिस केराटोपैथी में, उनके रप्चर होने की वजह से विजन लॉस होगा, पेन होगी, डिस्कम्फर्ट होगा और फोटोफोबिया होगा। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट किसका, कॉर्नियल एडिमा का। हमने इसके कॉजेज़ पढ़ लिए, इसके फीचर्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले जानेंगे अगर कोई पर्टिकुलर कारण है इसका, कोई अगर इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज्ड हो गया था उसकी वजह से एडिमा हुआ था, हम उसको ठीक करेंगे, उसके कॉज को ठीक करेंगे। इन्फ्लेमेशन हुई थी उसकी वजह से हुआ तो हम उसको ठीक करेंगे। तो पहले हम प्राइमरी कॉज ठीक करेंगे। दूसरा, अगर ये भी हो गया या प्राइमरी कॉज था ही नहीं तो हम कॉर्निया को डिहाइड्रेट करने की कोशिश करेंगे। या तो हम करेंगे हाइपरटोनिक एजेंट्स को यूज़, जैसे कि 5% सोडियम क्लोराइड यूज़ करेंगे, इसकी ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट्स या एनहाइड्रस ग्लिसरीन यूज़ करेंगे। अगला है या तो हम हॉट फोर्स्ड एयर फ्रॉम हेयर ड्रायर यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं थेराप्यूटिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज टू गेट रिलीफ फ्रॉम डिस्कम्फर्ट ऑफ बुलस केराटोपैथी। नेक्स्ट है हम यूज़ कर सकते हैं एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी कर सकते हैं। इसमें है DESCK और DEMEK, इनको हम पढ़ते हैं केराटोप्लास्टी में, इनकी टाइप्स होती हैं ये, इनको हम फर्दर पढ़ेंगे आगे। इनको भी हम कर सकते हैं टू रिप्लेस द डैमेज्ड कॉर्नियल एंडोथेलियम। एंड लास्टली है हम कर सकते हैं पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग केसेज ऑफ कॉर्नियल एडिमा नॉन रिस्पॉन्सिव टू कंजर्वेटिव थेरेपी दैट इज़ विद परमानेंट स्ट्रोमल स्टेज। तो हमने इसकी ट्रीटमेंट पढ़ लिया और हमने क्या पढ़ा, इसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़े, इसके कॉजेज़ पढ़े, हमने 3 थे, और इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। और हमने ये किस में आता है, ये आता है एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी में। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।